हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ का ये पहले चैप्टर की आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमारा पहला चैप्टर एकदम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। हमने साइमन कमीशन पढ़ा था, देन उसके बाद हमने कम्युनल अवार्ड पढ़ना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा साइमन कमीशन को फिर से देख लेते हैं। साइमन कमीशन क्या था? नवंबर 1927 को गवर्नमेंट ने अपॉइंट करे थे 7 मेंबर्स अपॉइंट करे थे, ताकि वो जो 1919 का एक्ट था ना, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, साइमन कमीशन से पहले पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो आखिरी पॉइंट था वो ये था कि उसके 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा, 10 साल बाद, जो ये देखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने काम कैसा करा। लेकिन 10 साल बाद नहीं, उससे 8 साल बाद ही, मतलब 2 साल पहले 1927 में ही एक कमीशन बना दिया गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई 7 मेंबर्स की। अब जो एक्ट इंडिया के लिए आया था, इंडिया के लोगों पे जिसने वर्क करा, उसमें इंडिया के ही लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रखा इन्होंने। मतलब उस एक्ट ने कैसा काम करा, इंडिया के लोगों के लिए उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ इंडियंस ही डिसाइड नहीं करेंगे तो ब्रिटिश तो अच्छा ही बोलेंगे ना। अगर उस एक्ट में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जिससे इंडियंस को परेशानी आनी आई, तो वो तो इंडियंस ही बताएंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसका जमकर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। सब ने बॉयकॉट करा, जितनी भी पार्टी थी, मुस्लिम लीग ने, इन सब ने बॉयकॉट करा। उसके बावजूद इन्होंने अपनी रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में इन्होंने ये लिखा कि डायरकी को ख़त्म करो, कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो हैं उसको और बढ़ावा दो, और जो फेडरेशन बनाओ एक ब्रिटिश प्रोविंसेस का और प्रिंसली स्टेट का। खैर, ये हमने अच्छी तरीके से इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद इन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रखा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी, 3RTC। इसको भी काफ़ी इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने बॉयकॉट करा। महात्मा गांधी ने भी शुरू में बॉयकॉट करा था, लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। और यहाँ पर इन्होंने सोचा कि जो ये ब्रिटिश हैं, अभी तो यही पावर में है, इनसे मैं थोड़ा सा जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, मतलब ST SC के जो लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी कोई फ़ायदा मांगो। तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स जो थे उनके सामने रखी ये बात कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी कुछ करिए। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो तो चाहते ही थे कुछ ऐसा हो जिससे इंडिया और टूटे। तो इनको मौका मिल गया कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अच्छा कुछ करना है, अभी करते हैं। तो ये एक लेकर आए कम्युनल अवार्ड। अगस्त 1932 को ब्रिटेन के जो PM थे, रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स रख दिए इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी। मतलब जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए जो इलेक्शन में खड़ा होता है, वही लोग उसको वोट कर सकते हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं। इन्होंने ऐसे करके पहले मुस्लिम्स को अलग करा था, क्रिश्चियन को अलग करा था, एंग्लो इंडियंस को अलग करा था, हर किसी को ही अलग कर रहे थे। अब इन्होंने सोचा जो डिप्रेस्ड क्लास है, हिंदुओं के बीच में भी हम तोड़ देते हैं लोगों को। जो एक रिलीजन है हिंदू, हम उसके लोगों को भी आपस में बांट देते हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस फिर अलग लड़ेंगी, और इस तरीके से लड़ाइयाँ और बढ़ेंगी, जिससे ब्रिटिश का ही फ़ायदा था। अब ये चीज़ निकल कर आती है, उस टाइम पे गांधी जी थे यडावड़ा जेल में। गांधी जी जेल में बंद थे और बाहर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने जब पता चला गांधी जी को कि बाहर ब्रिटिशर्स ने ऐसे कम्युनल अवार्ड लेकर आए हैं हिंदुओं को तोड़ने के लिए, तो भाई वो गुस्सा हो गए और उन्होंने फास्ट अनटू डेथ, मतलब भूख हड़ताल शुरू कर दी। और भूख हड़ताल भी ऐसी कि जब तक भूखे रहेंगे तब तक मरेंगे नहीं, या तो फिर उनकी बात मानो वरना वो मर जाएंगे। इस तरीके से भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो जब ये बात कांग्रेस के बाकी नेताओं को पता चली कि गांधी जी ने तो ऐसे फास्ट अनटू डेथ वाला भूख हड़ताल कर रखा है, देन उन्होंने क्या करा, BR अम्बेडकर के पास गए, उनसे बातचीत करी कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये ठीक लोग नहीं हैं, इनसे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो, हम ही आपस में समझौता कर लेते हैं। तो इन्होंने एक समझौता करा, उसको बोला गया पूना पैक्ट।
समझौते में ये था कि जो हिंदू हैं वो हमेशा जॉइंट ही रहेंगे, हिंदू आपस में नहीं टूटेगा। लेकिन जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ख़त्म होगी और कांग्रेस की सरकार आएगी तो इलेक्शन में जो डिप्रेस्ड क्लास है ना उनकी सीटें रिजर्व्ड रहेंगी। मतलब कुछ सीटें, जैसे 100 सीट हैं पूरे इसमें, पूरे इंडिया में 100 सीटें हैं, उसमें से मान लो 20 सीट सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए हैं, उन पे कोई नहीं बैठेगा। वो 20 सीट पे जो इलेक्टोरेट्स होंगे वो यही लोग होंगे एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में। तो इस तरीके का जब पैक्ट साइन हो गया तो अंबेडकर जी ने सोचा ठीक है भाई, वो तो चाहते भी यही थे ना कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी एक वैल्यू मिले, तो वो उनको मिल गई। वैसे भी वो उनको पता था कि अंग्रेज़ अच्छे नहीं हैं, अंग्रेज़ ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते थे, पावर में अंग्रेज़ थे तो। और उनको इस चीज़ का भी डर था कि कांग्रेस पे यकीन करे या नहीं करे, क्योंकि भाई अभी हम 2023 में जी रहे हैं। अभी भी इंडिया के कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे जो गांव कस्बे बने हुए हैं जहाँ पर ऊंच नीच, लोअर क्लास, अपर क्लास आज भी बहुत माना जाता है। इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये तो बात हो रही है 1932 की, तब क्या हाल होगा। तो उनको उस चीज़ की फ़िक्र थी और उनको जो चीज़ ठीक लगी उन्होंने उस हिसाब से तब करा। लेकिन हाँ, गांधी जी ने उसको होने नहीं दिया। पूना पैक्ट के तहत उन्होंने हिंदुओं में भी जो ये कम्युनलिज्म हो सकता था उसको रोका। देन इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। बहुत बड़ा एक्ट था, जितने भी ब्रिटिश एक्ट थे सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट यही था। 321 तो सेक्शंस थे इसके अंदर, 10 शेड्यूल थे और सबसे ज़्यादा लंबा ये एक्ट था अब तक का गवर्नमेंट का। अब इसमें क्या था वो देखते हैं। फीचर्स क्या थे इसके। अब इन्होंने सबसे पहले बोला एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाते हैं। देखिए, दो तरीके की जगह थी, एक थी ब्रिटिश प्रोविंस जिस पे ब्रिटिश राज कर रहे थे, एक थी प्रिंसली स्टेट्स जिस पे राजे रजवाड़े, राजा वगैरह, शाही परिवार जो थे वो राज कर रहे थे। और जो ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी ये ब्रिटिश इन पे कब्जा क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई ये ब्रिटिश को दे रही थी अच्छा खासा टैक्स, पैसा दे रही थी, तो ब्रिटिश को क्या दिक्कत है, पैसा मिल रहा है। यहाँ पर ये कहता है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन इन सबको यूनाइट कर दो, इन सबको यूनाइट कर दो एकदम। अब इनको अलग मत रखो, इनको एक यूनिट बना दो। सबसे पहला ये एक्ट ये कहता है कि अब प्रिंसली स्टेट्स को अलग मत रखो ब्रिटिश प्रोविंसेस से, इनको यूनाइट करके एक बना दो। और बाकी जो काम काज है वो हम किस तरीके से बांटेंगे, कि किस चीज़ पे कौन नियम बनाएगा। इन्होंने 3 लिस्ट बना दी, इन्होंने अलग अलग 3 लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर। एक होती है फेडरल लिस्ट जिसमें सेंटर, जो सेंटर है वो किस किस टॉपिक पे नियम बना सकता है वो फेडरल लिस्ट में लिख दिया। जो फेडरल लिस्ट था वो सेंटर के लिए है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई। और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी इसमें प्रोविंस ही नियम बना सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जिस पे सिर्फ प्रोविंस ही नियम बनाएंगी। और कंकरेंट लिस्ट वो थी जिस पर दोनों नियम बना सकते हैं। मतलब अगर फेडरल को ठीक लगता है तो वो भी नियम बना सकती है, कंकरेंट को ठीक लगता है तो वो, मतलब प्रोविंस को ठीक लगता है तो वो भी नियम बना सकती है। या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कोई भी नियम बनाती है और वो टॉपिक कंकरेंट लिस्ट में आता है तो फेडरल मतलब सेंटर के पास इतनी ताकत होती है कि उस नियम को ख़त्म करके अपना नियम बना दे कि भाई ये ठीक नहीं है और जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। वो टॉपिक थे कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें केंद्र को थोड़ा सा रिस्की लगता था। कुछ पावर्स थी रेसिडुअरी, बिल्कुल भी ठीक नहीं लिखा गया। कुछ पावर्स थी रेसिडुअरी पावर्स, मतलब जो अभी इन तीनों लिस्ट में किसी में भी नहीं है, लेकिन अभी इन पावर्स का पता भी नहीं है कि ये कब आती हैं। ऐसा होता है ना, टाइम के साथ साथ नई नई चीज़ें निकल के आ रही होती हैं, नई नई चीज़ों पे नियम बनाने पड़ते हैं। अब जैसे पहले सोशल मीडिया नहीं था और अब जाकर सोशल मीडिया आ गया, पहले इंटरनेट नहीं था अब इंटरनेट है। और पहले क्राइम्स जो थे ना, साइबर क्राइम्स नहीं थे, अब साइबर क्राइम्स भी हैं। अब साइबर क्राइम्स पे जो नियम है वो हम पहले थोड़ी ना सोच लेंगे कि आगे जाके क्या नई चीज़ आएगी और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी नई चीज़ें अराइज हो जाए, उस पर कोई नया नियम बन जाए।
पहले साइबर क्राइम नहीं थे, अब देखो सोशल मीडिया आ गया, साइबर क्राइम भी आ गया। तो साइबर क्राइम की वजह से साइबर क्राइम के अगेंस्ट लॉ भी बन रहे हैं कि अगर कोई ये क्राइम करेगा तो उसको ये सज़ा मिलेगी। अब पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ऐसी चीज़ें जो बाद में आ सकती हैं उनको बोलते हैं हम रेसिडुअरी पावर्स। अभी ये रेसिडुअरी पावर्स जो थी अभी भी वाइसरॉय के अंदर में ही थी, ये वाइसरॉय के अंडर में थी। सबसे पहला ये काम था। लेकिन हाँ, अब ये जो पहला इसका प्रावधान था ये कर दो कैंसिल, क्योंकि ये कभी लागू हो ही नहीं पाया। प्रिंसली स्टेट्स थी जिन पे राजा, शाही खानदान, ये लोग राज कर रहे थे। इन्होंने सीधा मना कर दिया, हमको नहीं बनाना है इंडिया, हमें तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होना भाई, हम अपनी जगह के मालिक हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हमको बिल्कुल भी कोई किसी तरीके का डिस्कशन नहीं करना जिसमें हमारी अपनी शोहरत ख़त्म हो। भाई ये पैसा दे रहे हैं, अब ये किसी भी किस्म का कानून बना रहे हैं, बस इनको ये फील होता था ना कि हम यहाँ के राजा हैं। एक राजा वाली फीलिंग्स आती थी इनको। नेशन से मतलब नहीं था कि इंडिया में क्या चल रहा है, बस अपने एरिया के मालिक हैं, उसमें क्या चल रहा है इनको उसकी केयर थी। तो इन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया, तो फिर ये इसका पहला प्रावधान ख़त्म हो जाता है। सेकंड देखते हैं, एबोलिश डायरार्की इन प्रोविंस। प्रोविंस में इन्होंने डायरार्की ख़त्म कर दी। पहले देखो मैं देखता हूँ प्रोविंस जो थी उसमें दो, एक तो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन था, एक प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो मैंने पहले बताया था 1858 वाले एक्ट में इनको दो तरीके से बांट रखी थी, एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। मैंने आपको बताया था एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, दो लिस्ट थी, एक तो ट्रांसफर्ड, एक रिजर्व्ड। अब मैंने एक चीज़ मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ पहले का। मैंने बताया था जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो इसका हेड होगा वो होगा गवर्नर। गवर्नर को बनाएगा ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे अपना बंदा बिठाएगा जिसको बोलेंगे हम गवर्नर। समझ रहे हो, ये बिल्कुल ब्रिटिश इंडिया का टट्टू होगा, उनके कहने पे चलेगा। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, मतलब जिन पे प्रोविंस नियम बना सकती है, उनको दो तरीके से तोड़ रखा है, एक तो ट्रांसफर्ड, एक था रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड वो सब्जेक्ट थे जिस पे ये बंदा कानून तो बनाएगा लेकिन यहाँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पहले उस पर डिस्कशन करेगा। अब 20 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ही थे थोड़े से इंडियन, तो इसमें मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में जो भी कानून बनेंगे कम से कम उनमें इंडियन का कुछ ना कुछ तो योगदान होगा। लेकिन रिजर्व्ड वो सब्जेक्ट थे जिस पे गवर्नर कानून बनाएगा बिना किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पूछे हुए। मतलब इसमें इंडियंस का और किसी भी वोट करके चुने गए मेंबर का कोई भी इसमें योगदान नहीं है। तो एक तरीके से रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे ये थे तानाशाही करने वाले सब्जेक्ट, इन पे एकदम खुल्लम खुल्ला तानाशाही चल रही थी। इस सिस्टम को बोलते हैं डायरार्की। डायरार्की सिस्टम यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल यहाँ पर डायरार्की ख़त्म कर दी गई। इसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये डायरार्की यहाँ पर ख़त्म कर दी गई। लेकिन ये डायरार्की जो थी ये लेकर आई ये सेंटर में करेंगे अब ये डायरार्की। सेंटर में दो सब्जेक्ट्स होंगे, ट्रांसफर्ड, रिजर्व्ड, और यहाँ पर आकर हम ये डायरार्की वाला रूल अपनाएंगे जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है। बाईकैमरलिज्म एट 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। मैंने आपको बताया आज भी हमारे देश में बाईकैमरलिज्म फॉलो करते हैं। जैसे हमारा ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, लोकसभा एक है राज्यसभा, ये दो ब्रांचें हमारे पार्लियामेंट की। दो कमरे हैं बड़े बड़े, दो कमरे, दो का मतलब होता है बाई कमरा कैमरलिज्म। इससे आपको याद होगा ये बाईकैमरलिज्म्स ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ही शुरू हो गया था। अब ये जो बाईकैमरलिज्म्स मैंने पहले एक्ट में पढ़ाया भी था आपको, इन्होंने बोला कि दो ब्रांचेस होंगी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स होंगे उसमें दो ब्रांच होंगी, लेकिन सब प्रोविंस में नहीं, सिर्फ 6 प्रोविंस में।
उस वक्त 11 प्रोविंस थी हमारे देश में, लेकिन उनमें से 6 बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंस, ये बोलते हैं कि इन 6 प्रोविंस में बाईकैमरलिज्म होंगे। 2 ब्रांच होंगी, शायद ये प्रोविंस बड़ी हैं, इसमें एक ब्रांच एक तरीके से नहीं एडजस्ट कर पा रहे। आज भी हमारे देश में कई स्टेट ऐसी हैं जिसमें बाईकैमरलिज्म फॉलो हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है हमारे उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ छोटे स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें 2 बाईकैमरलिज्म की ज़रूरत ही नहीं है, 2 ब्रांच की, उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इन्होंने इन 6 में बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, इसमें इन्होंने क्या करा, बाईकैमरलिज्म लागू कर दिया। समझ रहे हो? इतनी घमासान हुआ था जब कम्युनलिज्म इन्होंने बढ़ाया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। कम्युनल अवार्ड भेजा था, गांधी जी यड़ावड़ा जेल में थे, उन्होंने धरने पे बैठ के भूख हड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद BR अम्बेडकर से बातें करी कांग्रेस के नेताओं ने, तब जाकर पूना पैक्ट साइन करा। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे ये तब भी नहीं माने। इस वाले एक्ट में ये लेकर आ जाते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लास, मतलब जो डिप्रेस्ड क्लास हैं इनके लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फिर भी लेकर ही आ जाते हैं कि इनके लिए अलग से नेता होंगे और ये उनको वोट देंगे। इसके साथ साथ वुमेंस के लिए भी, मतलब वुमेंस अलग इलेक्शन में खड़ी होंगी तो उसको वुमेन ही वोट देंगे। लेबर्स के लिए भी किस तरीके से तोड़ रहे थे ये हमारी सोसाइटी को, हर तरीके से मौका मिल रहा था तोड़ने का, तो ये तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने फिर क्या करा, काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं इसको मिटा देता हूँ यार, बहुत ज़्यादा होच पोच हो गई है। इन्होंने क्या करा, काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म करा। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए थे, पिछली वीडियो में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, फिर उसके बाद इन्होंने सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया था, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। इन दोनों में काफ़ी क्लैश होती थी तो फिर इनको सबको ख़त्म कर दिया। फिर इन्होंने बना दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन में बैठ के देखेगा। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेला पड़ रहा था तो उसके लिए इन्होंने बनाई थी यहाँ पर काउंसिल ऑफ इंडिया एक बनाई थी। तो फिर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करी थी, यहाँ पर इन्होंने इसको ख़त्म करा कि भाई अब काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, अब दूसरी टीम बना दी इन्होंने, टीम ऑफ एडवाइज़र्स। काउंसिल ऑफ इंडिया को इन्होंने ख़त्म कर दिया, अब टीम ऑफ एडवाइज़र नाम की एक ग्रुप है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइज़ करेगा। समझ रहे हो? इसके बाद 10% वोटिंग राइट, मतलब इन्होंने वोटिंग राइट्स बढ़ा दिए। पहले किस तरीके से वोट दे रहे थे, जो गरीब है वो वोट नहीं देगा, जो अनएजुकेटेड है वो वोट नहीं देगा। इतने सारी अलग अलग कंडीशंस रख रखी थी वोट देने के लिए कि इस उम्र के बाद वोट नहीं देगा, इतनी एज का वोट देगा, इस तरीके से इन्होंने रख रखी थी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, वोटिंग राइट्स को बढ़ा दी गई, मतलब 10% वोटिंग राइट्स कर दी, पहले इससे भी कम थी। इसके बाद इन्होंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने का प्रावधान रखा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर से बना था। 3 पब्लिक सर्विस कमीशन बने यहाँ पे, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आज के टाइम पे भी हमारे देश में 3 पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, एक प्रोविंशियल को हम बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन, ऐसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक जॉइंट मतलब 2 स्टेट अपनी एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए, उसको बोलते हैं हम जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पर एक और वो बनता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। यहाँ पे आके हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो अब भी काफ़ी लंबी बन गई, वरना मैं 1947 का एक्ट भी आज ही करवाता, लेकिन वो अब वीडियो जल्दी आएगी। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।